मूवी स्टार्ट होती है और हम बर्लिन जर्मनी में माइकल बार्ड नाम के एक आदमी को ब्रेकफास्ट बनाते हुए देखते हैं। पिछली रात वो एक औरत के साथ था और उसके लिए भी ब्रेकफास्ट बनाता है। इधर हमें पता चलता है कि माइकल एक फेमस लॉयर है, उसका डिवोर्स हो चुका है और उसकी एक बेटी है जो फॉरेन कंट्री में पढ़ाई कर रही है। कुछ देर बाद वो औरत चली जाती है। माइकल खिड़की के पास जाता है। बाहर एक ट्रेन जा रही थी जिसे देखकर उसे अपनी कहानी याद आती है और उसके साथ मूवी फ्लैशबैक में जाती है। 1958 माइकल तब स्कूल में पढ़ता था। उसकी उम्र 14 साल थी। एक दिन स्कूल से घर वापस आते अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। वो ट्रेन से उतर के एक अपार्टमेंट के गेट के पास जाकर उल्टी करने लगता है। तब एक ट्रेन कंडक्टर आकर उसकी मदद करने लगती है। वो उसका वोमिट भी साफ़ करती है, फिर उसे घर छोड़ के आती है। माइकल को स्कारलेट फीवर हुआ है, इसलिए उसे अगले 3 महीनों तक घर पे ही रहना होगा। जब वो ठीक हो जाता है तब वो अपनी मॉम से कहता है कि जिस दिन मैं बीमार हुआ था उस दिन एक औरत ने मेरी मदद की थी, वो मुझे घर पे भी छोड़ने आई थी। उसकी मॉम हाइना का एड्रेस मांगती है ताकि वो उसका शुक्रिया अदा कर सके, लेकिन माइकल खुद से ही फ्लावर लेके हाइना के घर पहुंच जाता है। हाइना उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। उसे काम पे जाना था, इसलिए वो माइकल को बाहर वेट करने के लिए कहती है। साथ में वो ये भी कहती है कि काम पे जाते टाइम वो रास्ते पे माइकल से बात करेगी, लेकिन माइकल बाहर से हाइना को देख रहा था जो वो कपड़े बदल रही थी। अनफॉर्चुनेटली माइकल पकड़ा जाता है। हाइना उसे देख लेती है और उस दिन वो भाग जाता है। इसके बाद से वो उसे छुप छुप के देखता है और जाकर उससे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। फाइनली एक दिन वो फिर से हाइना से मिलने जाता है। हाइना उसे नीचे से कोयला लाने के लिए बोलती है। जब वो कोयला लेके ऊपर आता है तब उसके कपड़े और फेस गंदे हो चुके थे। तब हाइना कहती है कि साल में तुम घर नहीं जा सकते, आओ तुम्हें साफ कर दूं। ये कह के वो उसे नहलाने लगती है। फिर खुद से ही अपने कपड़े उतार कर वो माइकल को हग करती है और कहती है कि यही तो तुम चाहते थे, इसलिए तो इतने दिन से मेरा पीछा कर रहे थे। माइकल कोई जवाब नहीं दे पाता और ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। घर वापस आने पर उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुम इतनी देर तक कहाँ थे। वो कहता है मैं खो गया था। तब उसकी बहन कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, अपने होम टाउन पे कोई नहीं खोता। लेकिन उसकी मॉम उसकी सपोर्ट करती है। वो कहती है कि माइकल कभी झूठ नहीं बोलता। माइकल उसके डैड से रिक्वेस्ट करता है कि कल से उसे स्कूल जाना है, डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन उसे लगता है कि वो बिल्कुल ठीक हो गया है। उसके डैड मान जाते हैं। वह रोज़ स्कूल बंक करके हाइना से मिलने जाता है और दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। इतने दिनों के बाद वो एक दूसरे के नाम पूछते हैं और हमें ये भी पता चलता है कि हाइना 35 ईयर्स की है और माइकल है सिर्फ 14 ईयर्स का। एक दिन हाइना उसे लिटरेचर का बुक पढ़कर सुनाने को कहती है। वो ये भी कहती है कि अब उसे माइकल पहले बुक पढ़कर सुनाएगा, फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। माइकल मान जाता है और ठीक वैसा ही करता है। फिर एक दिन माइकल उसे घूमने जाने के लिए इंसिस्ट करता है। अपने स्टैम्प्स कलेक्शन में से कुछ स्टैम्प्स भेज देता है ताकि वो एक ट्रिप अरेंज कर पाए। हाइना और वो साइकिल पे घूमने निकल पड़ते हैं। वो दोनों बहुत ही खुश थे। माइकल उससे प्यार करने लगा था और शायद हाइना भी उसके प्यार में थी। लंच करने वो एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं जहां हाइना मेन्यू कार्ड देखकर खुद ऑर्डर नहीं देती। वो कहती है माइकल जो ऑर्डर देगा वही सेम चीज़ हाइना भी खाएगी। इस सीन का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है जिसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। उधर वेट्रेस को लगता है कि हाइना माइकल की मोम है। उसे गलत साबित करने के लिए माइकल उसके सामने हाइना को किस करता है। फिर वो दोनों एक चर्च पे जाते हैं। उधर उनकी इबादत चल रही थी। वहाँ पे हाइना बहुत ही इमोशनल हो जाती है। फिर वो दोनों तालाब के पास कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। माइकल हाइना के लिए एक पोइम लिख रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसे सुना नहीं पाया था। मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है और माइकल के हाथ में वही पोइम है जो उसने हाइना के लिए लिखी थी। एक केस के सिलसिले में वो कोर्ट जाता है। कोर्ट रूम में बैठकर उसे पुरानी बातें याद आती हैं और इसी के साथ मूवी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। माइकल के स्कूल में एक लड़की थी सोफी, वो उसे पसंद करती थी, लेकिन माइकल उसे इग्नोर करता था। उसे हाइना पसंद थी। फिर एक दिन हाइना का प्रमोशन हो जाता है। उसे ऑफिस जॉब मिलती है, पर किसी वजह से हाइना खुश नहीं थी। माइकल के बर्थडे के दिन वो उस पर गुस्सा करती है तो माइकल उसे मना लेता है और आखिरी बार दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। फिर उसे बिना बताए हमेशा के लिए हाइना वहाँ से चली जाती है। माइकल उसके घर जाकर देखता है कि घर पूरा खाली है। हाइना जा चुकी है। उसका दिल टूट जाता है। इसके बाद 8 साल गुजर जाते हैं। माइकल की उम्र 23 है और वो एक लॉ स्कूल में पढ़ता है। उधर एक सेमिनार होता है। सब स्टूडेंट्स को एक केस ट्रायल देने के लिए ले जाया जाता है। ये केस उन औरतों पे चल रहा था जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि जिन्होंने 300 जिंदा औरतों को
एक जलते हुए चर्च पे मरने के लिए छोड़ दिया था। 1944 जर्मनी में तब जिंदा कैदियों को फोर्सफुली मजदूरी करने के लिए ले जाया जाता है, फिर उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता है जहां उन्हें टॉर्चर किया जाता है। ये औरतें इस मार्च में गार्ड का काम कर रही हैं और उनमें हाइना भी मौजूद थी। हाइना को कोर्ट रूम में देखकर माइकल शॉक्ड हो जाता है। वो धीरे धीरे सब कुछ बोलने लगा था, बट आज हाइना को देखकर फिर से पुरानी बातें याद आती हैं। ये दोनों कंसंट्रेशन कैंप से जिंदा बाहर निकली थी। वो हाइना और बाकी की औरतों को आइडेंटिफाई करती है। वो ये भी कहती है कि हाइना रैंडमली किसी एक पर्सन को चूज़ करती थी जो उसे बुक पढ़ के सुनाती थी। जब हाइना को पूछा जाता था तब वो बताती थी कि वो लोग रैंडमली 10 लोगों को चूज़ करते थे जिन्हें बाद में मार दिया जाता था ताकि खाली जगह हमेशा बनी रहे जहाँ नए कैदी आ सकें। हाइना हमेशा कमज़ोर लड़कियों को सिलेक्ट करती थी। वो उन्हें बुक्स पढ़ के सुनाने के लिए कहती थी, फिर बाद में उन्हें भी मार दिया जाता था। वो ये भी कहती है चर्च में उन 300 जिंदा औरतों की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं था। उसे एक्सीडेंट बना के जो रिपोर्ट लिखी गई है वो हाइना ने नहीं लिखी है। और हाइना के साथ की दूसरी औरतें उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट देती हैं। वो कहती हैं कि उस रात इंचार्ज हाइना थी। उसने जानबूझकर चर्च का गेट ओपन नहीं किया ताकि कोई भाग ना पाए, सिर्फ एलिना उसकी माँ भाग पाई। इस इंसिडेंट की झूठी रिपोर्ट हाइना ने ही लिखी थी। फिर जब हाइना को हैंडराइटिंग सैंपल देने के लिए कहा जाता है तो वो मना कर देती है। सडनली वो सारे गुनाह कबूल कर लेती है। उस टाइम माइकल को रियलाइज़ होता है कि हाइना अनपढ़ है और ये बात वो सबसे छुपाती है, इसीलिए वो खुद बुक्स नहीं पढ़ती थी और इसलिए उस दिन रेस्टोरेंट में वो खुद से ऑर्डर नहीं दे पाई। जब हाइना को प्रमोशन मिला था तब उसे ऑफिस जॉब मिला था। वो समझ चुकी थी कि अब सबको पता चल जाएगा कि वो अनपढ़ है, इसलिए उसने वो जॉब छोड़ दी थी और कंसंट्रेशन कैंप में एज ए गार्ड ज्वाइन की थी। माइकल समझ आता है कि ये सारी औरतें मिलके हाइना को फंसा रही हैं। वो अपने प्रोफेसर से मदद मांगता है और वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि हाइना ने खुद ही गुनाह कबूल कर लिया था और वो सबसे छुपा रही है कि वो अनपढ़ है। अब बस एक ही रास्ता है, अगले दिन हमें हाइना को बताना होगा कि वो अनपढ़ है। माइकल को लगता है कि वो हाइना को कन्विंस कर पाएगा, इसलिए उसे मिलने वो जेल में जाता है और उसे मिले बिना ही वो चला आता है। वो चाहता तो हाइना को बचा सकता था, पर हाइना ने जो दर्द उसे दिया था वही दर्द वो हाइना को भी देना चाहता था और उन जिंदा औरत के जिम्मेदार थोड़ा बहुत तो वो हाइना को भी मानता था। अगली डेट में हाइना को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और बाकी औरतों को सिर्फ 4 साल और 3 महीनों की सज़ा मिलती है। इसके बाद माइकल अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है। वो शादी करता है, उसकी एक बेटी भी होती है जूलिया, लेकिन वो कभी अपनी बीवी से इमोशनली अटैच नहीं हो पाया था। वो भी हाइना से ही प्यार करता है, इसलिए उनका डिवोर्स हो जाता है। वो अपनी बेटी से भी दूर हो जाता है। एक दिन उसे वही पुरानी बुक्स मिलती हैं जो वो हाइना को पढ़ के सुनाया करता था। वो उन बुक्स को पढ़कर रिकॉर्ड करता है, उन रिकॉर्डिंग्स को हाइना को भेजता है। हाइना उन रिकॉर्डिंग्स को सुनकर जेल की लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेकर खुद से ही पढ़ना और लिखना सीखती है। कुछ दिनों बाद वो माइकल को लेटर लिखना शुरू करती है, पर माइकल उसका जवाब नहीं देता। जेल में हाइना को 20 साल हो चुके थे। फाइनली उसे छोड़ा जा रहा है। जेल की वार्डन माइकल से मदद मांगती है हाइना के लिए। हाइना का कोई रिश्तेदार और घर ना होने की वजह से उन्हें माइकल को ही कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। माइकल हाइना के लिए एक जॉब और एक घर ढूंढ देता है। जेल से छूटने के ठीक 1 हफ्ते पहले वो उससे मिलने जाता है। वो हाइना से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करता है और फॉर्मल बिहेव करता है। हाइना कहती है कि बिफोर द ट्रायल वो कभी सोचती नहीं थी ऐसे गार्ड उसने क्या गलती की थी, पर अब वो उसके अलावा कुछ नहीं सोच पा रही। उसे अब गलती फील होने लगी है। जिस दिन वो रिहा होने वाली थी उस दिन माइकल जाता है उसे रिसीव करने, पर वो जाके देखता है कि हाइना ने सुसाइड कर लिया है। वो माइकल के लिए एक लेटर छोड़कर जाती है और कुछ पैसे भी। ये पैसे हाइना की पूरी लाइफ की सेविंग्स है। उसकी आखिरी ख्वाहिश है ये पैसे उन जिंदा कैदियों में से किसी एक को मिले और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो माइकल को देती है। वो न्यूयॉर्क जाता है लीना से मिलने। वो उसके और हाइना के पास रिलेशन के बारे में सब कुछ बताता है जो उसने आज तक किसी को नहीं बताया था। वो हाइना के अनपढ़ होने के बारे में भी बताता है, लेकिन एलिना ये पैसे लेने से मना कर देती है। तब माइकल कहता है कि वो ये पैसे किसी अलाइव वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दे, जो ऑर्गेनाइजेशन लोगों की पढ़ाई लिखाई में लोगों की मदद करता है। एलिना भी उस पर एग्री करती है। वो सिर्फ उस टीन को अपने पास रखती है क्योंकि वैसा ही एक टीन उसके पास था जो उस कैंप में उससे छीन लिया गया था। इन द प्रेजेंट डे 1995 माइकल अपनी बेटी जूलिया से मिलता है। रिसेंटली वो पेरिस से वापस आई है एंड शी इज़ नो 21 ईयर्स ओल्ड। वो जूलिया को उस चर्च पे ले जाता है जहाँ वो और हाइना 40 ईयर्स पहले साइकिल ट्रिप के दौरान आए थे। उधर हाइना की कब्र है। उसके पास जाके माइकल उसके और हाइना के रिलेशन के बारे में जूलिया को बताने लगता है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप ऐसी मूवीज़ के शौकीन हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।